चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस हिंदी के लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम क्या है, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे तो अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय क्या है? अविकारी शब्द। अच्छा, हम लोग अभी तक जो पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। विकार मतलब क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक, हम लोग पढ़े थे। लिंग अभी नहीं पढ़े हम लोग। लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार क्या हो जाता है? विकार, मतलब चेंजेस हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठीक है। अविकारी क्या होगा? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक। ठीक है, हम लोगों ने पुरुष पढ़ चुका है, कारक पढ़ चुका है। पुरुष मतलब एक पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लिंग अभी बचा है हमारा, तो और वचन बचा हुआ है। तो लिंग, वचन, पुरुष और कारक, इसके अनुसार जिसमें विकार हो जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी में इससे परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, तो अविकारी में क्या होगा? इस सब की वजह से परिवर्तन नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द। अब एग्जाम में आता है कि अविकारी शब्द के कितने प्रकार हैं। तो अविकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 भेद हैं या 4 प्रकार हैं। सबसे पहले याद रखना है क्रिया विशेषण। हम लोग क्या पढ़ा था? विकारी शब्द क्या होते हैं? 4 ठो। विकारी का लिख देता हूं मैं यहाँ पे, विकारी। ठीक है, विकारी। विकारी में क्या कहता है? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ये चारों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और ये चारों चीज क्या है? विकारी शब्द। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो ये विकारी शब्द कौन सा नहीं है? ये चारों छोड़ के नहीं है। अब क्रिया विशेषण याद रखना है। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी शब्द है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा और विशेषण दिया रहेगा। विशेषण क्या है? विकारी है, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। सबसे पहले ये याद जानना जरूरी है कि अविकारी और विकारी क्या होता है। जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार विकार हो जाएंगे वो क्या बोलेंगे? विकारी। जिसमें विकार नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अविकारी। विकार मतलब यहाँ पे चेंजेस से है। ठीक है, परिवर्तन से है। ठीक है, अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। पहले तो ये जानना है कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। याद रखिएगा, जो विशेषण है वो क्या है? वो विशेषण जो है वो क्या है? विशेषण को याद रखना है स्पेशली। विशेषण क्या है आपका? विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। विशेषण विकारी शब्द है, याद रखना है। विशेषण विकारी शब्द है, क्योंकि जब भी आपका अविकारी शब्द आएगा पहले ही आपका कंफ्यूजन किसमें होगा? क्रिया विशेषण विशेषण में। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या है? अविकारी शब्द है। मैंने सारे अविकारी शब्द हर चीज को टेबल फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में ले आया हूं, ताकि आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, मैं पहले से लिख लिया हूं ताकि समय कम बचे, आपका समय कम लगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अव्यय या अविकारी शब्द। इसके भेद हैं 4। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कितने भेद होते हैं? 4। अब कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? क्या अव्यय का एक प्रकार नहीं है? ये तो दिया रहेगा, विशेषण डाल देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं क्रिया विशेषण से। आज 4 टॉपिक में से पहला टॉपिक हम लोग शुरुआत कर 4 भेद में पहला भेद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, कैसे बताएगा? अर्थ के आधार पर बताता है। ये क्रिया विशेषण जो है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण बताता है। अर्थ के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर इसके, याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए अर्थ आधार पर इसके प्रकार पढ़ते हैं। तो अर्थ के आधार पर इसके प्रकारों को बांटा गया है, और अर्थ आधार पर इसके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है अलग से क्रिया विशेषण को अर्थ आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण, क्रिया होने की विशेषता बताता है। अर्थ आधार पर प्रकार बताए गए हैं 4 प्रकार। जैसे स्थानवाचक,
पहला प्रकार है स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होगा, दो चीज पता चलेगा आपको। स्थानवाचक में क्या पता चलेगा, स्थिति और दिशा का पता चलेगा। अब ये स्थिति और दिशा कैसे पता चलता है? स्थानवाचक क्या होता है, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताएगा। क्रिया का होने का स्थान या दिशा बताने वाले शब्द को स्थितिवाचक कहते हैं, ठीक है, या स्थानवाचक कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जांपल के लिए राहुल ऊपर बैठा है, ठीक है, स्थान इधर बता रहा है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राहुल ऊपर बैठा है, ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए एक क्वेश्चन करना है, कहां। क्वेश्चन करना है, प्रश्न आपको करना है कहां, बस आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे राहुल कहाँ बैठा है, आंसर क्या मिलेगा, ऊपर बैठा है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे आप क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा क्या है वो स्थानवाचक विशेषण। जैसे वह बाहर बैठी है या रानी अंदर चली गई, चलो सीता अंदर चली गई। अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे सीता कहां चली गई, सीता कहां चली गई, अंदर, आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। यही क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया होने की जरूरत, चली गई, जाना क्या है, विशेषता। अब कैसे चली, कहां चली गई, अंदर चली गई, ये उसकी विशेषता है, ठीक है, अंदर चली गई। तो क्रिया होने की जरूरत बता रहा है, उसका बोले क्रिया विशेषण। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या पढ़े थे हम लोग, स्थिति और दिशा। अब दिशा कैसे बताएगा, इधर उधर। जैसे कि स्थिति में क्या आएगा, यहां वहां कहां, आस पास निकट, आर पार चारों ओर, जहां तहां, नीचे मध्य आगे पीछे, पास अंदर बाहर, आमने सामने, दूर प्रत्यक्ष। दिशा में कैसे बताएगा, आमने सामने, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, इस ओर उस ओर, ठीक है, जिधर। मतलब दिशा में क्या बताएगा, इधर उधर, आमने सामने, दाएं बाएं, ऐसा बताएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन करना है कहां। स्थानवाचक में प्रश्न क्या करेंगे आप, तो हमें प्रश्न क्या करना है हमको, कहां, ठीक है। आपको उतना रटना नहीं है कि यहाँ वहां, इसमें ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। बुक में आपको बहुत सारा चीज दिया हुआ है विनय कुमार पाठक में, तो आपको केवल एक क्वेश्चन करना है कहां। स्थानवाचक विशेषण में क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें क्वेश्चन करेंगे कहां, तो पता चलेगा वो क्या है, वो स्थानवाचक विशेषण है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग कहां चले गए थे, ठीक है। एग्जांपल और लेते हैं, तुम लोग कहां चले गए थे, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन करो, तुम लोग कहां चले गए थे, कहां अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो गलत बन गया, ठीक है। तुम इधर उधर मत जाओ, तुम, इसको हटाओ, ये तो क्वेश्चन ही बन गया। तुम इधर उधर मत जाओ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे कहां, ठीक है। तो तुम कहां मत जाओ, तुम कहां मत जाओ, तो क्या क्वेश्चन आंसर आएगा, इधर उधर मत जाओ, ठीक है। तुम इधर उधर मत जाओ। तो ये आपका क्या होगा, स्थानवाचक। जहां भी आए स्थानवाचक विशेषण आपको क्या करना है, कहां आंसर करना है, कहां से क्वेश्चन करना है। जैसे आप कहां से क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो स्थानवाचक। स्थान में क्या बताया जाएगा, स्थिति और दिशा का बोध कराएगा, ठीक है। स्थिति और दिशा का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
नेक्स्ट है आपका कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण के भी कई प्रकार हैं, जैसे काल बिंदुवाचक, ठीक है, पहला है काल बिंदुवाचक, दूसरा है अवधिवाचक और तीसरा है बारंबारतावाचक। काल बिंदुवाचक में क्या कहते हैं, ठीक है, काल बिंदुवाचक, अच्छा, कालवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, क्रिया होने के समय का बोध कराएगा, ठीक है, क्रिया होने के समय के बोध कराएगा। नाम से एक काल है, काल मतलब क्या होता है, समय, तो क्रिया होने के समय का बोध कराएगा। ठीक है, अब समय किस प्रकार से बोध कराएगा, काल बिंदु मतलब समय का, पॉइंट ऑफ टाइम्स अवधि ड्यूरेशन, और बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिंदी वालों को थोड़ा इंग्लिश में भी समझ में नहीं आता है तो इसलिए बता दे रहा हूँ। बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, अवधि मतलब ड्यूरेशन, और बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से समय को अलग अलग तरीकों से हम लोग जानते हैं विशेषता के तौर पर। ठीक है, अब काल बिंदु में क्या आएगा, आज, कल, ठीक है, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है, जब, अब, कभी, सुबह, प्रातः, एकदम सुबह फिक्स टाइम है ना, जहां भी फिक्स टाइम हो। काल बिंदु मतलब क्या होगा, फिक्स टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो काल बिंदु में क्या क्या आएगा आपका, अब, आज, कल, जब, कभी, सुबह, प्रातः, परसों, तब, पश्चात इत्यादि। जैसे सुबह का टाइम जो होता है फिक्स होता है 6 बजे, शाम का टाइम भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो काल बिंदु वाचक एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, इसे बोलेंगे काल बिंदु वाचक। नेक्स्ट है अवधि, अवधि मतलब ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे सदैव, दिन भर, इसमें लिख लो ड्यूरेशन, जैसे सदैव, दिन भर, दिन भर एक ड्यूरेशन है ना, सुबह से लेकर के शाम तक के बीच के समय को क्या बोलेंगे, दिन भर। ठीक है, आजकल, नित्य, लगातार, ठीक है, निरंतर, सदा, जैसे ये प्रथा सदियों से निरंतर चली आ रही है, मतलब एक ड्यूरेशन हो गया बहुत लंबा। ठीक है, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, रोज, हर बार, बहुधा, प्रतिवर्ष। ठीक है, जैसे एग्जांपल प्रतिवर्ष, ठीक है, मतलब हर वर्ष, प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक साल, तो हर बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, इसे बोलेंगे बारंबारता। तो ये कालवाचक विशेषण क्या बताएगा, क्रिया होने का समय, समय बताता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी में 3 चीज आते हैं, काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक, बारंबारता सूचक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के टाइम होते हैं, काल बिंदु जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम होगा, अवधिवाचक जिसमें समय का बोध आएगा, ड्यूरेशन का बोध होगा, बारंबारता में फ्रीक्वेंसी। अब इसको पहचानने के लिए क्या करना है, कब क्वेश्चन करना है। इसमें क्या क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कहा, इसमें प्रश्न क्या करेंगे, कब। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करेंगे कब। जैसे क्वेश्चन करेंगे इसमें, मैं कल जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या करना है, कब, प्रश्न करना है हमको कब। ठीक है, अगर मैं प्रश्न कब करता हूं तो क्या होगा, मैं कब घर जाऊंगा, तो आंसर क्या मिलेगा, कल, मैं कल घर जाऊंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि समय का पता चल रहा है, कब जा रहा है, कल। ठीक है, मतलब ड्यूरेशन का समय पता चल रहा है। नेक्स्ट, अगर इससे पूछेगा कि मैं कल, सॉरी, मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए, मैं थोड़ा नाश्ता करूंगा, मैं थोड़ी देर में नाश्ता करूंगा, भूख लगा है, ठीक है, इसलिए नाश्ता करूंगा। तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि मैं कब नाश्ता करूंगा, तो आंसर क्या मिलेगा, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नाश्ता करूंगा। ठीक है, तो जो भी आंसर मिल रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कभी भी समय वाले में क्या क्वेश्चन करना है, कब। जैसे अभी हम लोग क्या क्वेश्चन किए थे, कहाँ। ठीक है, स्थान में क्या क्वेश्चन करेंगे, कहाँ,
वैसे ही कालवाचक में क्या क्वेश्चन करेंगे, कब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में भी क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के हैं। अधिकता, न्यूनता, पर्याप्ति, तुलना और श्रेणी। ठीक है, अधिकता बोधक, परिमाण मतलब संख्या, है ना। अधिक, न्यून, जो अधिक परिमाण मतलब किसका बोध कराए, अधिकता का बोध कराए, न्यूनता का बोध कराए, पर्याप्त चीज है उसका बोध कराए, तुलना का बोध कराए और श्रेणी का बोध कराए। अब पर्याप्तता में, अधिकता में क्या आता है, बहुत, खूब, ठीक है, अत्यंत, अति। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण में मोस्टली क्रिया की मात्रा, इसमें क्या होगा, क्रिया की मात्रा या परिमाण, मात्रा को क्या बोलते हैं, परिमाण का बोध कराए। उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक। अब मात्रा कैसे बताएगा, अधिक ज्यादा में, न्यून कम में, पर्याप्त में पर्याप्त है, तुलना करके और श्रेणी बता करके। अब अधिक कैसे बताएगा, बहुत है, खूब है बहुत ज्यादा, अत्यंत, अति है, ढेर है। न्यून में क्या बोलाएगा, जरा सा है, थोड़ा सा है, किंचित, कुछ, ये सब क्या है, न्यूनता बोधक है। पर्याप्ति में क्या आएगा, बस, बस कर भाई, बस पर्याप्त है, यथेष्ट, काफी है, ठीक है ना। पर्याप्तता में क्या आएगा, बस, यथेष्ट, काफी, ठीक। तुलना में क्या करना है, तुलना में कम है, अधिक है, ऐसा तुलना हो रहा है। ठीक है, इतना है, उतना है, कम है, अधिक है, इतना है, उतना है, इससे क्या होता है, तुलना बोधक होता है। श्रेणी में क्या आएगा, बारी बारी, तिल तिल, रो, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, श्रेणी है ना, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आपको इसमें रटना नहीं है, ये मैं जो बताया कि ये किंचित, यथेष्ट, ठीक है, इसमें एक प्रश्न करना है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कब, कहाँ, वैसे यहाँ पे भी प्रश्न करेंगे और इसमें क्वेश्चन करेंगे कितना। यहाँ पे प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, कितना। परिमाण में प्रश्न क्या करना है, कितना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि वह या फिर मैं कल ढेरों जलेबियां खा गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन करूंगा मैं कल कितने जलेबी खा गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा, प्रश्न क्या करेंगे इसमें, कितना। ठीक है, मैं कल कितना जलेबी खा गया, तो क्या क्वेश्चन आएगा, ढेरों। इसका आंसर क्या होगा, ढेरों। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, कितना क्वेश्चन करना है। ठीक है, कि परिमाणवाचक विशेषण के लिए 4 प्रकार के 5 प्रकार के परिमाण है, अधिक, न्यून, पर्याप्त, तुलना और श्रेणी। ये आपको याद रखना है, इसके अंदर याद रखना है, आपको क्या रखना है, एक क्या रखना है, कितना। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या करेंगे हम लोग, कितना प्रश्न करेंगे। कितना प्रश्न करने से हमको क्या पता चलेगा, उसका आंसर पता चलेगा कि मैंने कल ढेरों जलेबी खा ली। तो मैंने कल कितनी जलेबी खा ली, तो आंसर क्या आएगा, ढेरों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देख डाली। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें, कितनी, कितना या कितनी, दोनों है, कितना कितनी सेम है। मैंने कितनी वेब सीरीज देख डाली, तो आएगा कोई आंसर आएगा, बहुत सारी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन करने से क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, मैंने कितनी वेब सीरीज, बहुत सारी वेब सीरीज मैंने देख डाली है। तो ऐसे में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, और कितना कितनी करने से आंसर आएगा, वो क्या है, परिमाणवाचक।
ठीक है, बहुत सारी। तो ये क्या आएगा, अधिकता बोधक में आएगा, है ना, बहुत आता है, बहुत। अधिकता बोधक क्या आता है, बहुत आता है। आपको रटना नहीं है, अधिकता में बहुत आता है, खूब आता है, ठीक है। आपको याद रखना है कितना कितनी, ये रटना है। क्वेश्चन करने आपको सीखना है, ठीक है, कि कब कहाँ क्या क्वेश्चन करना है, ये याद रखेगा तो आपसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक। कालवाचक में कब करेंगे, ठीक है, परिमाणवाचक में कितना करेंगे, और आपका स्थानवाचक में कहाँ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका, उसके बाद रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि इसके जो है कार्य करने का ढंग, ये जो है क्रिया होने की रीति या विधि पता चले, जिससे जिससे क्रिया होने की रीति या विधि का पता चले, विधि का पता चले, ऐसे बोल सकते हैं, या कार्य करने का ढंग, ढंग या क्या बोलते हैं, तरीका, इसे क्या बोलते हैं, रीतिवाचक, मतलब रीति बोलते हैं। रीति मतलब क्या होता है, कार्य करने का ढंग या तरीका, ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिससे क्रिया होने की रीति या विधि पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कार्य करने का ढंग या तरीके का पता चलता है, ठीक है। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया होने की रीति या विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे वह आपकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह आपकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा है, ठीक है। अब प्रश्न क्या करेंगे इसमें, कैसे, वह आपकी बात कैसे सुन रहा है, क्वेश्चन करेंगे, वो आपकी बात कैसे सुन रहा है, आंसर आएगा ध्यान पूर्वक, ठीक है। तो कैसे करने से जैसे आंसर मिलेगा, रीति या विधि का पता चल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या करना है, कैसे। तो जैसे ही हम लोग प्रश्न कैसे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वहां पे आ जाएगा, और वही क्या होगा, रीतिवाचक विशेषता होगा, ठीक है। इसमें प्रश्न क्या करेंगे, कैसे, ठीक है। एक आध और एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे वह मोटरसाइकिल तेज चलाता है, वह कार या मोटरसाइकिल तेज चलाता है, फास्ट, तेज चलाता है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन करेंगे कैसे। जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि वह मोटरसाइकिल या वह मोटर कार कैसे चलाता है, आंसर क्या आएगा, तेज चलाता है, ठीक है, तेज चलाता है। तो इसकी विशेषता हो गई, कार्य करने की विशेषता, कि कैसे चला रहा है, कार्य करने का ढंग, मतलब वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। वो अपनी बात कैसे सुना रहा है, ध्यानपूर्वक, वो उसके बात सुनाने का ढंग है, वो मतलब उसका तरीका है, उसके मोटरसाइकिल चलाने का ढंग है या तरीका है, वो तेज चला रहा है। तो कोई भी रीति या विधि वाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, जब कार्य करने का ढंग या क्रिया होने की रीति या विधि को पता चलेगा, कार्य कैसे हो रहा है, जैसे मोटरसाइकिल कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, ये उसे कार्य करने के तरीके या ढंग है, उसे क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे मैंने सोहन वहां, एग्जाम्पल के लिए, उसने उसे भली भांति समझा दिया। जैसे मैंने, आपको एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने आपको अव्यय भली भांति समझा दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि मैंने आपको अव्यय कैसे समझा दिया, तो आंसर क्या आएगा, भली भांति। मैंने आपको अव्यय कैसे समझाया है, भली भांति समझाया है, ठीक है। तो मैंने आपको अव्यय भली भांति समझा दिया, यही क्या है, इसको पहचानने का तरीका है,
ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये क्वेश्चन करना है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, क्रिया की विशेषता पता चल जाएगी। ठीक है, कि कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर स्थानवाचक होगा तो क्वेश्चन क्या करेंगे, कहाँ। अगर कालवाचक होगा तो क्वेश्चन करेंगे कब। अगर परिमाणवाचक होगा तो क्वेश्चन करेंगे कितना। और अगर रीतिवाचक होगा क्रिया विशेषण का प्रयोग करेंगे कितना। ठीक है, रीतिवाचक में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कैसे, ऐसे, वैसे, सुखपूर्वक, ज्यों त्यों, उचित अनुचित, धीरे धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक, सच, तेज, झूठ, यथार्थ, वस्तु, अव्यय, न, नहीं, मत, अव्यय, अतएव, कथाचित, अवश्य, इसीलिए, हाँ जी तक आएगा। ठीक है, तो इतना रटने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ क्या क्वेश्चन करना है, कब, कहाँ, कितना और कैसे याद करना है। कब कब लगेगा, समय वाले में। ठीक है, कब वाले काल वाले में, कहाँ लगेगा स्थान वाले में, कितना लगेगा आपका परिमाणवाचक में, और कैसे लगेगा रीतिवाचक में। ये प्रश्न आप जैसे करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कि वो कौन सा क्रिया विशेषण है। अब अच्छी बात यह है कि जो चीज कालवाचक, अब ऐसे भी याद कर लेना, जो चीज कालवाचक नहीं है, स्थानवाचक नहीं है, ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, इसके बाद आपका परिमाणवाचक, ये तीनों नहीं है क्रिया विशेषण, वो ऑलरेडी क्या होता है, रीतिवाचक। ठीक है, समझने का तरीका यह है, अगर आप एग्जाम भूल जा रहे हो तो जो चीज कालवाचक नहीं है, स्थानवाचक नहीं है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, वो ऑलरेडी क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण विशेष होगा। ठीक है, तो इससे आप ये समझ सकते हो, ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, कालवाचक काट दो, स्थानवाचक काट दो, परिमाणवाचक नहीं है, तो ऑलरेडी क्या है, वो रीतिवाचक है। समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप ऐसे आंसर ले सकते हो। ठीक, अगर तीनों नहीं मिल रहा है तो ऑलरेडी क्या है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण दिया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध बोधक। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या होगा नाम, संबंध बोधक। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अव्यय, अव्यय के 4 भेद में से एक भेद पढ़ा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अपने आप में क्या है, अर्थ के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। पहला है स्थानवाचक, स्थानवाचक के कितने प्रकार हैं, 2। स्थानवाचक कितने प्रकार हैं, 2। ठीक है, स्थितिवाचक और दिशावाचक। नेक्स्ट कालवाचक, कालवाचक कितने प्रकार हैं, 3। ठीक है, कालवाचक कितने प्रकार हैं, 3। तो परिमाणवाचक कितने प्रकार हैं, 5। परिमाण के कितने प्रकार हैं, 5। ठीक है, और नेक्स्ट है रीति, रीति कोई प्रकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संबंध बोधक। ठीक है, अव्यय के दूसरा भेद पढ़ने वाले, ये पहला भेद था क्रिया विशेषण जिसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या करता है, संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। मतलब संज्ञा का संबंध बताएगा वाक्य के दूसरे शब्दों से। जैसे एग्जाम्पल, वह दिन भर काम करता था। ठीक है, उदाहरण लिख देता हूं, वह दिन भर काम करता था। ठीक है, अब यहां पे आपका दिन भर जो है, ठीक है, दिन भर, दिन के बाद जो भर, ये भर जो है आपका क्या है, संबंध बता रहा है। वो कैसे काम करता था, दिन भर काम करता था। तो यहाँ पे जो भर जो है आपका संबंध बता रहा है, किसका, संज्ञा का, किसे, वाक्य के अन्य शब्द से। काम करता था दिन भर, कौन, वह। ठीक है, तो ये जो आपका जो वर्ड है वो संबंध बता रहा है वाक्य के अन्य शब्दों से, कि वह दिन भर काम करता था। ठीक है, जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, है ना। मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, अब यहां पे क्या है, बिना। बिना क्या बता रहा है, वाक्य का संबंध, संज्ञा का। मछली पानी, मछली क्या है, मछली और पानी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा का संबंध वाक्य का अन्य शब्द से करा रहा है, जिसकी जीवित नहीं रह सकती। कौन नहीं रह सकती, मछली। किसके बिना, पानी के बिना।
मतलब ये भर या बिना क्या बता रहा है, संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, उसे क्या बोलते हैं, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, ठीक। इसमें अन्य क्या आते हैं, अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, सहित, आसपास, भर, तक इत्यादि आएगा। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो बीच में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हालांकि वो समुच्चय बोधक में आता है, पर यहाँ पे देखो संज्ञा का संबंध करा रहा है। जैसे वह दिन काम करता था, कैसे, भर, दिन भर। वैसे मछली पानी के जीवित नहीं रह सकती, कैसे, बिना। ऐसे याद कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे देख के आपसे बन जाएगा, मतलब संज्ञा का संबंध बताएगा दोनों वाक्यों से, अन्य शब्दों से। जैसे एग्जाम्पल देखो, मछली पानी के जीवित नहीं रह सकती, कैसे, बिना जीवित रह सकती, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक क्या करता है, समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ा, तो परस्पर जोड़ने वाले शब्द को, परस्पर क्या होता है, जोड़ने वाले शब्द याद रखना है। समुच्चय का अर्थ ही क्या होता है, जोड़ा, जोड़ना, जोड़ना या जोड़ा। ठीक है, तो परस्पर जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इसके भी दो प्रकार हैं, एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। ठीक है, क्रिया विशेषण। समानाधिकरण क्या होता है, जब दो समान पदों को जोड़ेगा। जब समानाधिकरण क्या होता है, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण में दो प्रकार हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। जब दो समान पदों को जोड़ेगा या उपवाक्यों, समान पदों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे, समानाधिकरण। और व्याधिकरण क्या होता है, जब मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्य को जोड़ देगा, उसे बोलेंगे व्याधिकरण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज मतलब जोड़ने वाला क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्या होता है, जब दो समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे बोलते हैं समानाधिकरण के विशेषण। और व्याधिकरण क्या होता है, जब मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, व्याधिकरण का विशेषण। समानाधिकरण के कितने भेद हैं, अब पढ़ते हैं, 4 भेद हैं। समानाधिकरण के विषय भेद हैं संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिणामबोधक। ठीक है, अब समानाधिकरण के भी 4 भेद हैं, अलग से अलग में। समानाधिकरण कितने भेद हैं, 4 भेद। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इसके कितने भेद है, ये नहीं पूछे, ये संख्या पूछ देता है। तो समानाधिकरण कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, समानाधिकरण जैसे संयोजक में क्या आएगा, तथा और एवं। समानाधिकरण संयोजक में क्या आएगा, तथा और एवं आता है। ठीक है, विभाजक में क्या आएगा, विभाजक में आएगा अथवा, या, अथवा, या। ठीक है, नहीं तो, नहीं तो, किंवा, नहीं तो, किंवा। ठीक है, विभाजक में आएगा। विरोध में क्या आएगा, विरोध में क्या आएगा, विरोध में आएगा परंतु, लेकिन, किंतु, वरन, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु बंधु। नेक्स्ट, वरन और पर। ठीक है, वरन और पर। लेकिन, किंतु, परंतु, वरन और पर। उसके बाद आपका परिणाम बोधक में क्या आता है, अतः, अतएव, इसलिए। परिणाम बोधक में आएगा अतः, अतएव, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा एतदर्थ। ठीक है, तो समानाधिकरण में के 4 भेद हैं। पहला है संयोजक, संयोजक में क्या आएगा, तथा एवं। विभाजक में आएगा अथवा, या, नहीं तो। ठीक है, विरोध में आएगा लेकिन, किंतु, परंतु, वरन, पर। परिणाम बोधक में अतः, अतएव, इसलिए, एतदर्थ।
ये शब्द जहां पे दिखेंगे ये सब क्या है, समानाधिकरण, मतलब जो 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 दो समान पदों को जोड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, समानाधिकरण की एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदुओं के इष्ट देव राम है और क्रिश्चियन के इष्ट देव ईसा है। हिंदुओं के इष्ट देव, एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, हिंदुओं के इष्ट देव राम है और क्रिश्चियन के ईसा है। क्रिश्चियन के ईसा है, ठीक है। अब यहां पे जो है आपका और जो है समानाधिकरण जोड़ रहा है, ये जो है और यहाँ पे दो पदों को जोड़ रहा है। हिंदुओं के इष्ट देव ईसा है, यानी कि हिंदुओं के इष्ट देव राम है और क्रिश्चियनों क्या है, ईसा है। तो यहाँ पे दो क्लॉज है और दो क्लॉज को जोड़ने काम कौन कर रहा है, और, ठीक है। तो ये इससे आप समझ सकते हो कि दो समान पदों, यहाँ पे क्या बात हो रही है, हिंदुओं के इष्ट देव राम है और कृष्णों के इष्ट देव कौन है, ईसा। दोनों में उनके इष्ट देव की बात हो रही है, और जहां पे दोनों में समान पदों को जोड़ने की बात हो रही है वहां पे क्या लगेगा, समानाधिकरण क्रिया विशेषण, ठीक है। इसमें 4 प्रकार है, संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिमाणवाचक। ये मैं उदाहरण बताया हूँ कि दो समानाधिकरण में समानाधिकरण क्यों है, समानाधिकरण क्रिया विशेषण जो समान पदों को जोड़ रहा है, मतलब दोनों के इष्ट देव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सिमिलर बात हो रही है, इसीलिए उसके बीच का जो चीज है और, ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने काम कर रहा है, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज इंग्लिश में, ठीक है। तो जो दो समान पदों को जोड़ने की बात करेगी उसे बोलते हैं समानाधिकरण क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याधिकरण क्रिया विशेषण। व्याधिकरण में क्या होगा, मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित उपवाक्य को जोड़ेगा, ठीक है। इसमें भी क्या आता है, कारण, उद्देश्य, संकेत और स्वरूप, ठीक है। कारण, उद्देश्य, संकेत और स्वरूप। जैसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि राहुल तेज है किंतु वह उद्यमी नहीं है। राहुल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल तेज है परंतु वह उद्यमी या परिश्रमी नहीं है, ठीक है। राहुल तेज है क्या है, मुख्य वाक्य, इसे क्या बोलेंगे, मुख्य वाक्य। वह परिश्रमी नहीं है, ये क्या है, आश्रित वाक्य। अगर मैं इसको हटा दूं, वह परिश्रमी नहीं है, तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ आएगा क्या परिश्रमी नहीं है। तो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य पहचानना आपको आना चाहिए। एग्जाम में ये ना देकर के आपसे हम पूछ देगा इनमें से कौन सा मुख्य वाक्य है और कौन सा आश्रित वाक्य है, ठीक है। राहुल तेज है, ये नहीं समझ छोड़ो, वह क्या दिख रहा है, वह परिश्रमी नहीं है, तो क्या परिश्रमी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, मुख्य वाक्य कौन है, राहुल, ठीक है। तो मुख्य वाक्य कौन है, राहुल। तो राहुल तेज है, ये मुख्य वाक्य है, परंतु वह परिश्रमी नहीं है, वो क्या है, आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे परंतु क्या कर रहा है, परंतु जो है आपका जोड़ने काम कर रहा है, किस किस चीज को जोड़ने काम कर रहा है, परंतु क्या जोड़ने काम कर रहा है यहाँ पे, क्लॉज, ठीक है। दो मुख्य वाक्य या उससे अनेक आश्रित वाक्य, ये देखो मुख्य वाक्य है, इसके अंदर क्या है, आश्रित वाक्य, ये दोनों जोड़ने काम कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, व्याधिकरण क्रिया विशेषण। व्याधिकरण क्या आएगा, कारण, उद्देश्य, संकेत और स्वरूप। जैसे कहते हैं और एग्जांपल लें व्याधिकरण का, अभय या राम पढ़ने में तेज है। राम, चलो खेलने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है, ये जोड़ने काम कर रहा है। और मुख्य वाक्य क्या है, मुख्य वाक्य है कि राम खेलने में तेज है, ठीक है। राम खेलने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है, वह परिश्रम करता है। अगर उसको मैं छुपा दूं
तो क्या आएगा, वह परिश्रम करता है। क्या परिश्रम करता है, क्योंकि मेन वाक्य क्या है, राम खेलने में तेज है, इसीलिए वह क्योंकि वो तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है। और ये क्या है, आश्रित वाक्य है। ये क्या है, आश्रित वाक्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राम खेलने में तेज है क्या हो गया, मुख्य वाक्य, और वह परिश्रम करता है आश्रित वाक्य, और दोनों जोड़ने काम कर रहा है क्योंकि। ठीक है, इससे आपको यह समझ में आएगा कि एग्जाम में कौन सा आश्रित वाक्य है और कौन सा मुख्य वाक्य है। जो मुख्य वाक्य पर डिपेंड रहता है वो क्या होगा, आश्रित वाक्य, और जो जोड़ने का काम करेगा उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट या फिर समानाधिकरण व्याधिकरण। ठीक है, अब समानाधिकरण व्याधिकरण किस में आता है, समुच्चय में। समुच्चय का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, और जोड़ कौन रहा है, परंतु, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय बोधक क्या है, परंतु, हाँ, परंतु क्योंकि, परंतु क्योंकि। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने काम कर रहा है। ठीक है, परंतु और क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ने काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। ठीक, अब व्याधिकरण में क्या आएगा, कारण में क्या क्या आता है, कारण में आता है क्योंकि, इसलिए, जो कि। ठीक है, इसमें क्या आएगा, क्योंकि, क्योंकि, इसलिए, जो कि। उद्देश्य में क्या आएगा, ताकि, जो कि, ताकि, जो कि। ठीक है, संकेत में क्या आएगा, संकेत में जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि। ठीक है, तथापि। ठीक है, तो बस स्वरूप में क्या आएगा, स्वरूप में आपका आएगा अर्थात, माने, अर्थात, माने, कि, अर्थात माने, कि, यानी। ठीक है, इन सब संकेतों से क्या पता चलेगा, जोड़ने काम। आपको इतना रटना नहीं है, समझना यह है कि जोड़ने काम कौन कर रहा है। एग्जाम में पूछेगा समुच्चय बोधक, इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है ना, परंतु वह तेज परिश्रमी नहीं, ऐसा लिख देगा। ठीक है, तो ऐसे, या फिर ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन सा मुख्य वाक्य है, कौन सा आश्रित वाक्य है। ऐसे नहीं पूछेगा स्वरूप वाचक में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। एग्जाम में आएगा समानाधिकरण के विषय कितने पड़ते हैं, 4, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा पूछेगा। व्याधिकरण के विषय कितने पड़ते हैं, 4, इसमें कौन सा नहीं है। कारण, उद्देश्य, संकेत, स्वरूप, आपको याद रखना है, कारण, उद्देश्य, संकेत, स्वरूप। इससे आपको क्या आएगा, एग्जाम में ये समझ में आएगा कि ये कौन सा प्रकार है कौन सा प्रकार नहीं है। इसके अंदर का नहीं पूछेगा, इसमें ये रखना है कारण में क्या आता है, क्योंकि, इसलिए, जो कि। मैं पढ़ा इसलिए दिया हूं ताकि एग्जाम में जो भी आए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है मैं ये भी बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, और आपको इसको करना है, इसके चक्कर में ये नहीं गलती करना है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या आएगा, परंतु क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, मुख्य वाक्य क्या है, राहुल तेज है, ऐसा पूछेगा। आश्रित वाक्य क्या है वो। एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन आता है, आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तब समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, अभी हम लोग पढ़े संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक। अब हमारा लास्ट जो है क्रिया विशेषण का विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है भाव, जो शब्द से किसी भाव का बोध हो, भाव। अब भाव में क्या होगा, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का भाव बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, विस्मय या भाव, विस्मयादि बोधक। इसका संबंध वाक्य के किसी अन्य पदों से नहीं होता है ना। विस्मयादि बोधक का संबंध क्या होता है, वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता है। विस्मयादि बोधक के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके 7 भेद हैं विस्मयादि बोधक के। ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का जो भाव होता है उसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। इसके 7 भेद हैं, हर्ष बोधक, शोक बोधक, अनुमोदन बोधक, संबोधन बोधक, आश्चर्य बोधक, तिरस्कार बोधक और स्वीकार। इसको कैसे याद करना है, हर्ष और शोक एक साथ। ठीक है, हर्ष और शोक एक साथ, अनुमोदन और संबोधन को एक साथ, आश्चर्य, स्वीकार और तिरस्कार एक साथ, तब आपको याद आ जाएगा।
ठीक है, इसलिए अलग अलग लिख दिया हूं मैं। देखो हर्ष शोक एक साथ होगा, अनुमोदन संबोधन, तिरस्कार स्वीकार आश्चर्य, आश्चर्य तिरस्कार स्वीकार, हर्ष शोक अनुमोदन संबोधन आश्चर्य तिरस्कार स्वीकार। ठीक है, तो याद हो जाएगा हर्ष शोक है ना, अनुमोदन संबोधन आश्चर्य तिरस्कार स्वीकार, ये 7 उपभेद है इसके। ठीक है, अब हर्ष में क्या क्या आता है? हर्ष में आता है आह, वाह वाह, धन्य धान्य से परिपूर्ण, जय, शाबाश, ये क्या है? हर्ष में आएगा। शोक में क्या आएगा? आह, उह, हा हा, हाय, त्राही त्राही। ठीक है, इसके बाद आश्चर्य में क्या आएगा? वाह, ओहो, क्या है, ऐसा। ठीक है, अनुमोदन में क्या आएगा? ठीक, वाह, अनुमोदन में ठीक ठीक ठीक, वाह। ठीक है, उसके बाद क्या है? शाबाश, हाँ हाँ, अच्छा। तिरस्कार में आएगा हट, अरे, दूर, धिक, चुप, पानी बंद कर दो। ठीक है, स्वीकार में क्या आएगा? हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा, बहुत ठीक। संबोधन में क्या आएगा? अरे, रे, अजी, सुनते हो, लो, जी, हे, आओ। ठीक है, तो आपको ये सब रटना नहीं है। ठीक है, मैं जो बताया ये आप खुद सेंटेंस देख सकते हो। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, अनुमोदन मतलब स्वीकृति। ठीक है, संबोधन मतलब किसी को संबोधन करते हैं, श्रीमान, श्री, जी, रे, अहे। आश्चर्य, ओ क्या हो गया, ऐसा वाला। तिरस्कार मतलब मना करना, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो सेंटेंस देख आप समझ जाएगा। आपको याद रखना है कि 7 जो भेद कौन से होते हैं? हर्ष, शोक, अनुमोदन, संबोधन, आश्चर्य, तिरस्कार, स्वीकार। तो ये याद रखना है। विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय या भाव का बोध होगा, किसका बोध होगा? हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का भाव का बोध होगा, उसे क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये आपका क्रिया विशेषण यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें हिंदी में एक और प्रकार दिया हुआ है जहां से क्वेश्चन आया गया है और उसको पूछा गया है, उसे बोलते हैं निपात। ठीक है, अब निपात के 8 प्रकार होते हैं। निपात होता क्या है, आज उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, निपात, निपात का अर्थ होता है जोर देने वाला। ठीक है, निपात का अर्थ क्या है? जोर देना है, जोर देने वाला। ठीक है, निपात का अर्थ क्या है? जोर देने वाला। वह सहायक पद जिसका प्रयोग श्रव्य भावार्थ, ठीक है, याद रखना, एग्जाम पूछता है। वह सहायक पद जिसका प्रयोग क्या होता है? श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। या किसी बात पर अतिरिक्त भार या जोर देने के लिए, किसी बात पर क्या करने के लिए? अतिरिक्त भार या जोर देने के लिए। ठीक है, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? हम लोग निपात बोलते हैं। ठीक, जैसे छत्तीसगढ़ में च का प्रयोग होता है, मैं खाबेच करूं, मैं जाबेच करूं। ठीक है, तो ये जो है शब्द क्या है? जोर दे रहा है, मैं खाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं निपात। तो जो निपात मतलब जोर देने वाला। सहायक, वह सहायक पद जिसका प्रयोग श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाएगा या फिर अतिरिक्त भार प्रदान करने के लिए, किसी बात पर अतिरिक्त भार या अतिरिक्त जोर देने के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसे ही क्या बोलते हैं? निपात कहा जाता है। और निपात के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि निपात के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है। ठीक है, अब 8 प्रकार में क्या है? स्वीकृति बोधक। ठीक है, स्वीकृति बोधक में क्या आएगा आपका? हाँ, जी, जी हाँ। ठीक है, स्वीकार है। नकारात्मक में जी, नहीं, नहीं, जी नहीं, नहीं। निषेध में क्या आएगा? मत, मत करो। ठीक है, बात पर ए काम मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, काम मत करो, मतलब क्या कर रहा है वो? निपात, जोर दे रहा है, काम मत करो। ठीक है, उसके बाद निषेध हो गया। प्रश्नवाचक में क्या, क्या, क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब जोर दे रहे बातों पर। कौन, कौन आया है, ऐसा बोलते हैं। कहाँ, कहाँ गए हो तुम अभी घर से? अगर मम्मी पापा आपको डांटेंगे, रात को नहीं आओगे, क्या बोले? कहाँ गए, कहाँ थे अभी तक तुम? तो बातों पर जोर दे, कहाँ थे अभी तक तुम। ठीक है, प्रश्नवाचक में आएगा ये। ठीक है, विस्मय में क्या आएगा? काश, काश की, काश यार मेरा एग्जाम निकल जाता, बोलते ना, अरे यार काश अभी ये काम हो जाता, मतलब जोर दे रहे हैं। काश की क्या, तुलना में क्या आएगा? सा, मेरे को उसके जैसा बनना था यार, उसके जैसा वही वही सा, उसी टाइप सा मेरे को चाहिए सामान, ऐसा वाला। अवधारणा बोधक में ठीक है, करीबन, लगभग, तकरीबन। ठीक है, नहीं बोले तकरीबन, लगभग मुझे 20-25 नंबर आ जाना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है,
आदर बोधक में जी, जी सर, ओके सर, जी जी ऐसे बोलते हैं ना। बलदायक या सीमा बोधक, इसमें क्या आता है, तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। ठीक है, तो ये हम लोग ने निपात को आज कंप्लीट किया। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।